गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमें अपना 5.2 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, कि सेल किससे बनी है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, और सेल का जो बनावटी संगठन है वो क्या है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था कि सेल होती क्या है और इसको स्ट्रक्चरल और ये बेसिक फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल ही सारे कार्य हमारी बॉडी के अंदर करती है, इसलिए कहा जाता है। ये सब हम कल सीख चुके हैं। अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। वी सा अबाउट दैट सेल हैज ए स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। हमने ऊपर देखा ऊपर वाले पैराग्राफ में कि सेल के कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज्ड, की कैसे ये सेल बनी है। इफ़ वी स्टडी ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप, यदि हम सेल की स्टडी माइक्रोस्कोप के अंडर करते हैं, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स। तो हमें 3 फीचर्स इसके देखते हैं। इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, लगभग प्रत्येक सेल के अंदर देखते हैं। एक तो है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अराउंड जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्यों कहा, अभी आपको ये सब हमें बताते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट कॉलम लेते हैं। एवरी सेल यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये हम सभी सेल के अंदर देखते हैं। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल, जो भी एक्टिविटी सेल के अंदर होती है, एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट, और जो सेल का बाहरी वातावरण है उसके साथ जो भी इसके संबंध बनते हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल, वो सिर्फ इसीलिए संभव है ड्यू टू दीज फीचर्स, इन्हीं फीचर्स के कारण। लेट्स सी हाउ, अब हम ये देखते हैं कैसे। अभी हमने बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कई बार हम सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एक साइटोप्लाज्म, एक प्लाज्मा, ये साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अभी न्यूक्लियस को देखें, अभी एक सेल हम जस्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। यदि हम बात करें सिर्फ इस मेम्ब्रेन की, तो इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और यदि हम न्यूक्लियस के समेत इस साइटोप्लाज्म की भी बात करें तो ये हुआ प्रोटोप्लाज्म। क्या हुआ बेटा, प्रोटोप्लाज्म। यदि सिर्फ हमें बात करें ये सेल, ये न्यूक्लियस, और सिर्फ हम इसकी बात करें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को छोड़ दें यानी कि न्यूक्लियस ना लें, तो ये साइटोप्लाज्म। यदि हम न्यूक्लियस को भी इसमें ऐड कर दें, सेल के अंदर जो सारी चीज़ है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सारी चीज़ हैं, वो सारा न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म। क्या है, प्रोटोप्लाज्म। और इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल दिया। ठीक है, तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। समझ आ गए बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर है। देखा ना आपने अभी कैसे, ये सबसे बाहर वाली लेयर है। दैट सेपरेट द कंटेंट। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है या सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये सेल के, अब देखो ये सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ये और सेल हो गई, 4 और सेल है। मान लो हम इस सेल की बात करें तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन इस अंदर वाले पार्ट को इसके इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। ठीक है बेटा। दो कंटेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसके बाहर वाले एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, अलग करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन
अलो और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, परमिट करती है, परमिशन देती है किसकी, एंट्री की, अंदर आने की, एंड एग्जिट और बाहर जाने की, किसको, मटेरियल्स को, कहाँ, इन एंड आउट, अंदर और बाहर, ऑफ द सेल, सेल के। इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, और ये दूसरे मटेरियल्स की मूवमेंट को भी प्रिवेंट करती है, रोकती है कि सेल के अंदर ना जाए। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी बार बार सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आएगा वर्ड, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल को चाहिए हैं वो अंदर आने देती है, जो सेल को चाहिए हैं उनको बाहर नहीं जाने देती, सिलेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो इसीलिए इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है बेटा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन टू द सेल, कि कैसे सेल के अंदर जो सब्सटेंस है उनकी मूवमेंट होती है। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट, और कैसे सेल से बाहर सब्सटेंस बाहर जाते हैं, मूव आउट करते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर बनती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान, उसको सेल से बाहर जाना है, और ऑक्सीजन जो कि हम सांस से लेते हैं उसको सेल के अंदर जाना है, क्योंकि सेल के अंदर ही भोजन टूटेगा। तो अंदर किसको आना, बाहर किसको जाना, ये एक प्रोसेस के द्वारा होता है, और उस प्रोसेस का नाम है बेटा डिफ्यूजन, जो सीधा सीधा हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूज हो जाता है। Some substance like carbon dioxide, oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. Diffusion process के द्वारा सब्सटेंस अंदर और बाहर आते जाते हैं। We have studied the process of diffusion in earlier chapter. हम इन्हें पहले के चैप्टर में, लेकिन हमने तो सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, इसीलिए आपका डिफ्यूजन आया ही नहीं। अभी बता देते हैं डिफ्यूजन क्या था। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस की मूवमेंट होती है थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। या डिफ्यूजन सीधा भी हो जाता है कि कुछ चीज़ें अंदर आएंगी, कुछ चीज़ें बाहर जाएंगी, लेकिन कहाँ से कहाँ, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस है। We saw that there is spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to a region where its concentration low, कि ये हमने देखा कि ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है सब्सटेंस की, अचानक से होने वाली मूवमेंट है। जब भी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा से लो की तरफ जाएगा। कहाँ से कहाँ, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वेयर कंसंट्रेशन इज लो। Something similar to this happen in cell when some substance like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration into the cell। और कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पर ये सब हुआ उदाहरण के तौर पर कि जब भी सेल के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि CO2 की मात्रा सेलुलर वेस्ट है, यानी कि सेल के अंदर कोई एक्टिविटी होती है तो ये CO2 उत्पन्न होता है, और इसको ज़रूरत होती है एक्सक्रीट आउट बाय द सेल, रिक्वायर्स टू बी, यानी कि ज़रूरत है, ये ज़रूरी है, नहीं तो एक्यूमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन इन साइड द सेल, नहीं तो सेल के अंदर ये ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए इसको एक्सक्रीट करने की ज़रूरत होती है। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कहाँ पर, सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो। एक्सटर्नल में, क्योंकि अब ये सेल है, यहाँ पर एक्टिविटी हुई, यानी कि भोजन टूटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फूड गया और क्या गया, ऑक्सीजन गई, तो भोजन टूटा तो CO2 यहाँ पे इकट्ठा हो गई। अब इस एनवायरनमेंट में CO2 की मात्रा यहाँ की अपेक्षा कम है, तो यहाँ की अपेक्षा कम है, तो अब क्या होगा, ये हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। ठीक है बेटा,
एज कम्पेयर टू द इनसाइड सेल, इनसाइड सेल से यानी कि सेल के अंदर से अंदर ज़्यादा CO2 की कंसंट्रेशन है बजाय कि बाहर के। CO2 मूव आउट ऑफ द सेल, CO2 सेल से बाहर मूव करती है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ कंसंट्रेशन आउटसाइड, लो कंसंट्रेशन आउटसाइड, कि अंदर से बाहर मूव करती है द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन नामक प्रोसेस के द्वारा। और इसी प्रकार से सिमिलरली O2 एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इसी प्रकार से O2 एंटर कर देती है। व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2, जब लेवल है O2 का बाहर और अंदर एक साइड एक समान हो जाता है, इनसाइड द सेल डिक्रीज, तो तब भी मूव तो करती है लेकिन जितनी अंदर जाएगी उतनी बाहर आएगी। लेकिन जब सेल के अंदर कंसंट्रेशन O2 की डिक्रीज हो जाती है तो ये बाहर से अंदर मूव करती है। दस डिफ्यूजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार से जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है गैसेज के एक्सचेंज में, सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने में, यानी कि गैस के आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाटर आल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन, वाटर भी ये डिफ्यूजन प्रोसेस को ओबे करता है, यानी कि वाटर के केस में भी यही सब होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो देखो बेटा, अगर बाकी सब्सटेंस है तो हम वहाँ पे कहेंगे डिफ्यूजन, लेकिन यदि वाटर की मूवमेंट होती है इसी प्रकार से तो हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर। तो जो पानी की मूवमेंट है सेल के चारों ओर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो इस बात से प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है कि कितनी मात्रा में उसके अंदर सब्सटेंस घुले हुए हैं। दस ओस्मोसिस, तो इस प्रकार से ओस्मोसिस एक पैसेज है, एक रास्ता है, किसका, ऑफ वाटर, पानी का, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। या आप नॉर्मली शब्दों में कहें कि इट इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से पानी का रास्ता हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन बहने का, और इस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। ये देखो कब तक बहेगा ये पानी, टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यानी कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, जब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ वी पुट एन एनिमल सेल और ए प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट इन वाटर, कि यदि हम वाटर के में जिसमें चीनी या नमक घुला हुआ है, यदि हम एनिमल सेल को या प्लांट सेल को उसमें रख दे तो क्या होगा। यहाँ पर 3 केस हैं बेटा। वन ऑफ फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड बी हैपन, तो 3 चीज़ें हो सकती है। ये 3 चीज़ें क्या होंगी ये हम कल बताएंगे, तो आपको ये रीड करना है। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक, आइसो का मतलब समान है, हाइपर का मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला, हाइपो का मतलब कम कंसंट्रेशन वाला। और ये एक्टिविटी, और ये नहीं तो बेटा आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इतने को ही अच्छे से करें। आज के लिए बस इतना ही, ये वाला एक्टिविटी हम ये पूरा पेज बाकी का कल करवाएंगे यहाँ तक। ठीक है बेटा, थैंक यू, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।